Good evening, everyone. It is 6:42 p.m. We are at the lecture first for chemical reactions and equations. NCERT book में ये first chapter है for the 10th class, and for the state board textbook this is the first chapter for chemistry syllabus. Okay, and today is the first lecture. I welcome everyone to this online class. ये slides आगे क्यों नहीं जा रही है? Okay. Yes. So now प्रीवियस क्लास में हमने करोजन के बारे में डिस्कस किया था, तो इसके रिगार्डिंग कुछ लोगों ने क्लास में डाउट्स पूछे थे मुझे एंड कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया था. सो आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट दिस, डिस्कस अबाउट करोजन इन सैलिन वाटर. तो लास्ट टर्न पे किसी ने पूछा था, सर वो जो सॉल्टी वाटर रहता है उसमें करोजन का रेट ज़्यादा होता है क्या, और क्या हम सॉल्ट को कैटलिस्ट जैसे ट्रीट कर सकते हैं. तो लास्ट टर्न पे मैंने बोला था कि सॉल्टी वाटर में करोजन का रेट ज़्यादा नहीं होता है, बट देन आफ्टर सम रिव्यू, आफ्टर सम रिसर्च, थोड़ा मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला, थोड़ा और नॉलेज गैदर किया और मुझे पता चला कि सैलिन वाटर, सलाइन वाटर में करोजन का रेट ज़्यादा होता है. अब इसका रीज़न क्या है? सो द रीज़न इज, क्या होता है कि प्योर वाटर है तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स है, राइट. लेकिन अगर NaCl वाला वाटर है, तो आप लोगों ने लास्ट ईयर 9th क्लास में एसिड बेसिस सॉल्ट्स में पढ़ा होगा ये चीज़ कि Na+ और Cl- जब अपन वाटर में डालते हैं, लाइक NaCl जब वाटर में डालते हैं या कोई भी सॉल्ट वाटर में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो चीज़ डिसोसिएट होती है, राइट. यू माइट हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म डिसोसिएशन. डिसोसिएशन में क्या होता है, कटायन और अनायन में चीज़ें सेपरेट हो जाती है. तो कटायन और अनायन को वाटर के मॉलिक्यूल्स सराउंड करते हैं. वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड द कटायंस एंड अनायंस. ओके, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कटायन और अनायन को सराउंड करेंगे. अब सराउंड करने की वजह से क्या होता है, वाटर में पोलैरिटी बढ़ गई, चार्ज सेपरेशन बढ़ गया. पीरियोडिक टेबल में हमने डिस्कस भी किया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने डिस्कस किया है, पोलैरिटी वाली चीज़ें हमने डिस्कस की है. तो आप कंसेप्ट यहाँ पर ये समझे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट दैट polarity of water with salt is more than polarity of water of pure water लिख लेते हैं. ओके, सो विथ सॉल्ट वाला जो वाटर है उसकी पोलैरिटी ज़्यादा है और प्योर वाटर की पोलैरिटी कम है. बिकॉज देर इज अ डिफरेंस ऑफ दिस पोलैरिटी, रेट ऑफ करोजन इंक्रीजेस. सो सॉल्ट वाटर, सेलिन वाटर में करोजन फास्ट होता है एंड इसीलिए शिप्स खराब होती है, शिप्स का बेस, शिप का हल खराब होता है, करोड हो जाता है, बिकॉज वो आयन का होता है. सर फिर उसको कलर करके नहीं भेजते क्या? ऑब्वियसली कलर करके भेजते हैं, ग्रीस लगाते हैं, ऑयल पेंटिंग की जाती है, बट स्टिल वो ऑयल पेंटिंग भी पानी के इतना देर कांटेक्ट में रहने की वजह से खराब हो जाता है. ठीक है, तो उसकी वजह से शिप्स का बेस कैन गेट करोडेड. ओके, तो जो चीज़ वाटर और ऑक्सीजन के एक साथ कांटेक्ट में रहेगी उसको हम करोजन बोलते हैं. लास्ट टर्न पे पिछले टॉपिक में हमने करोजन के बारे में डिस्कस किया था. और भी मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने डाउट पूछा था, डिस्कशन अबाउट वेदरिंग ऑफ रॉक्स. हाँ, ये रॉक्स के बारे में किसी ने बोला था कि ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक में कुछ ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक में कुछ वेदरिंग ऑफ रॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो उसको कैसे रिलेट करना है. तो सब लोग ये समझ ले कि आई थिंक दिस इज फ्रॉम 9th क्लास ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. करोजन का और वेदरिंग का कुछ भी रिलेशन नहीं है. ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड करोजन आर कंप्लीटली डिफरेंट. करोजन में मेटल के पार्टिकल्स खराब होते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स में रॉक टूट जाता है, लेकिन है पत्थर ही, बड़े रॉक्स के पीसेस छोटे छोटे रॉक के पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे इमेजिन करो दैट वी हैव सॉल्टी वाटर. अभी रॉक के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं. उस क्रैक्स के अंदर क्या होता है, सॉल्टी वाटर जाके बैठ जाता है, डिपॉजिट हो सकता है, लाइक सॉल्टी वाटर गेट्स अकुमुलेटेड. सॉल्टी वाटर वहाँ पे जमा हो जाएगा. अब फिर होता क्या है, वो जो सॉल्टी वाटर है वो तो इवोपोरेट हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, इवोपोरेशन होगा, बॉइलिंग नहीं होगा वहाँ पे इवोपोरेशन होगा. एंड इवोपोरेशन की वजह से वो सॉल्टी वाटर वेपोराइज हो जाएगा, वाटर चला जाएगा, सॉल्ट वहीं रह जाएगा. तो बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वो रॉक्स के अंदर क्रैक्स डेवलप होते हैं, उसको बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स. बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, बड़े बड़े रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं, उसमें टुकड़े हो जाते हैं. रॉक और स्टोन में फ़र्क क्या है? बहुत पिक्यूलियर डिफरेंस है रॉक और स्टोन में, लेकिन हमारे लिए सिर्फ इतना काम का है कि रॉक बड़े होते हैं और स्टोन्स छोटे होते हैं. छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े स्टोन्स, एंड बड़ा बिग रॉक मतलब बड़ा पत्थर इज रॉक. ठीक है, तो उसको कंपेयर करने बोला गया है करोजन के साथ. किसी ने डाउट पूछा था तो मैंने उनको भी यही चीज़ बताई और वो डाउट मुझे अच्छा लगा, तो आज मैं क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ दैट देर इज नो रिलेशन ऑफ करोजन विथ वेदरिंग ऑफ रॉक्स. वेदरिंग ऑफ रॉक में रॉक जो पत्थर है वो टूट रहा है, करोजन में मेटल करोड हो रहा है, खराब हो रहा है,
उस पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट करोजन। सो वी हैव डिस्कस करोजन इन द प्रीवियस क्लास। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा, अपन आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ केमिकल रिएक्शंस वाला टॉपिक। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इस चैप्टर का नाम है। यहाँ पे हमें सबसे पहले केमिकल और फिजिकल चेंज डिस्कस करना है। तो इसमें कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। परमानेंसी, परमानेंसी का मतलब होता है कि कोई चेंज, कोई फिजिकल चेंज बोलो या केमिकल चेंज बोलो या सिर्फ चेंज बोल लो, एनी प्रोसेस इमेजिन कर लो, इमेजिन अ प्रोसेस। सो एक प्रोसेस अगर परमानेंट है तो उसको हम केमिकल चेंज बोलेंगे, और अगर कोई प्रोसेस परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, तो हम उस चीज़ को टेम्पररी बोलेंगे, तो फिजिकल चेंज में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ टेम्पररी फिनोमिना। उस आइस को मेल्ट करना मतलब टेम्पररी चीज़ है, उसको हम फिर से आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर लिक्विड वाटर है उसको वेपोराइज कर दिया, उस वेपर्स को कलेक्ट करके कंडेंस कर सकते हैं। सो दैट थिंग इज टेम्पररी, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज ऑन द अदर हैंड इज मोर ऑफ अ परमानेंट थिंग, ठीक है। सो परमानेंसी आती है केमिकल रिएक्शंस के साथ में, ये केमिकल प्रोसेस के साथ में, ठीक है। अब ये जो स्लाइड्स पे जो पॉइंट्स लिखे हैं, द पॉइंट्स विच आर मेंशन्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड आर वेरी जनरलाइज्ड। बहुत ज़्यादा रफ कंसेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड है, रिफाइंड कंसेप्ट नहीं है। व्हाट आई मीन टू से इज कि कई बार ये कंसेप्ट मतलब ये एग्जांपल्स गलत भी हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, देयर मे बी केमिकल रिएक्शंस विच आर नॉट परमानेंट, देयर मे बी केमिकल रिएक्शंस विच आर रिवर्सिबल, ओके। तो उस चीज़ का अपन ध्यान रखें। बट ये जो पॉइंट्स है, दीज पॉइंट्स आर गाइडलाइंस, ओके, दीज पॉइंट्स आर गाइडलाइंस। तो परमानेंसी किसको रिलेट करता है? परमानेंसी केमिकल चेंज को रिलेट करता है। रिवर्सिबिलिटी किसको रिलेट करता है? तो रिवर्सिबिलिटी फिजिकल चेंज को रिलेट करता है। आई मीन टू से फिजिकल चेंजेस, फिजिकल प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल इन नेचर। फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो रिवर्सिबल होते हैं। एंड और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि इरिवर्सिबल, इसका ये मतलब नहीं कि रिवर्सिबल केमिकल चेंज नहीं मिलता है क्या। देर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। बट अगेन दिस इज लाइक अ जेनेरिक आइडिया, एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट है। फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल एंड chemical changes are irreversible, but this is a जनरल आइडिया, ओके। ये जो है ये एक जनरल कंसेप्ट है, जनरल आइडिया है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ओके। देर आर मेनी रिएक्शंस विच आर रिवर्सिबल, ओके। हाँ, व्हाट इज द फुल फॉर्म? ये विथ रिस्पेक्ट टू है, बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट नहीं डिस्कस किया मैंने अभी, थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। इसको विथ रिस्पेक्ट टू बोलते हैं, चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस। सर इतना मेहनत ले रहे हो, पहले ही लिख लेते पूरा सेंटेंस, नहीं? ठीक है, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो होता क्या है, फिजिकल चेंज में कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस इज रिटेन्ड, वो मेंटेन्ड रहता है। एंड केमिकल चेंजेस में कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस, ओके। सो अपन लिखते हैं यहाँ पे फिजिकल चेंजेस, composition of the substance does not change, remains as it is। और केमिकल चेंज में हम क्या लिखेंगे? केमिकल चेंजेस, composition of the substance changes। बट अगेन ये जो पॉइंट है ये भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दिस इज ऑल्सो लाइक अ गाइडलाइन, ओके। दिस कंसेप्ट एंड दिस कंसेप्ट एंड दीज पॉइंट्स आर जस्ट गाइडलाइंस। इससे एक आइडिया लगता है कि केमिकल चेंज हुआ या फिजिकल चेंज हुआ। प्रोसेस का मतलब आप लोग समझे। प्रोसेस मीन्स, अब जैसे प्रोसेस के बारे में क्या ही बताऊँ यार मैं, ठीक है। एक पाथवे होता है, लीनियरली टाइम में जो चीज़ प्रोसीड करती है उसको हम प्रोसेस बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, सो दैट इज़ अ प्रोसेस। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, दिस इज़ अ प्रोसेस, राइट।
एक प्लांट ग्रो होता है, दैट इज अ प्रोसेस. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेस एंड फिजिकल प्रोसेस. ठीक है. एंड केमिकल रिएक्शंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कंडीशंस. ये वर्ड पे मैंने पहले भी स्ट्रेस किया है, आज वाली क्लास में भी स्ट्रेस करूंगा और फ्यूचर में आने वाली क्लासेस में भी बताया जाएगा कि कंडीशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है रिएक्शन करवाने के लिए. अगर रिएक्शन कंडीशन नहीं दी गई तो चीज़ें रिएक्ट नहीं करेंगी. थिंग्स विल नॉट रिएक्ट इफ कंडीशंस आर नॉट मेंटेन्ड. अगर कंडीशंस मेंटेन नहीं की गई तो चीज़ें रिएक्ट नहीं करती है, मिक्सचर बन के रह जाती है. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को साथ में रख दो, बैठ के रिएक्ट नहीं करेंगे. रिएक्शन कंडीशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड. तो सर वो फिजिकल चेंज के लिए रिएक्शन कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती क्या? यस, कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल चेंजेस एज वेल. जब तक पानी को फ्रिज में नहीं रखेंगे ठंडा नहीं होगा. ओके. आइस मेल्ट होता है रूम टेम्परेचर पे. सो रूम टेम्परेचर इज द कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड. ओके. तो इसको अपन थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं यहाँ पे. इसको कैसे उठाऊंगा? गाइस प्लीज वेट. आइस मेल्ट्स एट रूम टेम्परेचर. लेकिन सर आइस तो अपने आप मेल्ट हो जाता है ऑन इट्स ओन. आइस मेल्ट्स ऑन इट्स ओन, बराबर. तो आइस जो अपने आप मेल्ट हो रहा है उसको भी हमने कंडीशन दी क्या? तो रूम टेम्परेचर उस केस में कंडीशन बन गया. एनीथिंग अबव 0 डिग्री सेल्सियस विल बी अ रिक्वायरमेंट फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस. पोलर रीजन्स में टेम्परेचर नेगेटिव होता है, इसलिए पोलर रीजन्स में आइस आइस जैसा रहता है. मतलब वाटर वाटर जैसा रहता है पोलर रीजन्स में. ठीक है. सो आइस इज लिक्विड ओनली एट रूम टेम्परेचर. मतलब आइस लिक्विड नहीं है, आइस लिक्विफाइज एट अबाउ 0 डिग्री सेल्सियस एंड दैट इज अ कंडीशन. तो फिजिकल चेंजेस के लिए भी कंडीशन ज़रूरी होती है और केमिकल चेंजेस के लिए भी कंडीशंस ज़रूरी होती है. ओके. सो नाउ वी विल टेक सम डिफिकल्टीज. इसमें कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन किसी को अगर डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं. प्लीज़ कॉल मत करो. इट इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग कि हम क्लास में हैं तो आप कॉल नहीं करेंगे मुझे. जिनको डाउट है वो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं. अगर अभी नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन क्लास मोबाइल फ़ोन से एक्सेस कर रहे हो, तो यू कैन सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज एट अ लेटर स्टेज. ओके. ठीक है. सो वी विल गो अहेड. दिस इज ऑल अबाउट केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस. देर इज नथिंग मोर टू डिस्कस. काम की चीज़ इसमें सिर्फ इतनी है कि दीज आर जस्ट गाइडलाइंस. दीज आर नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल्स. ये कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ एक जेनेरिक आइडिया है, एक कंडीशनिंग जैसा है. फिर परमानेंसी इज विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल चेंज, रिवर्सिबिलिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल चेंज, विच मीन्स टेम्पररीनेस इज विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल चेंज एंड इरिवर्सिबिलिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल चेंज. ओके. और कंपोजिशन में चेंजेस आते हैं केमिकल रिएक्शन के साथ. केमिकल रिएक्शन के साथ कंपोजिशन में चेंजेस आ जाते हैं और वैसे देखा जाए तो चेंजेस नहीं रहते हैं. ओके. ठीक है. तो किसी ने यहाँ पे डाउट पूछा है मुझे, सर NaCl विल ऑल्सो डिजोल्व इन आइस क्वेश्चन मार्क. तो क्या NaCl भी आइस में डिजोल्व होगा? तो एक्चुअली आइस में नहीं होता डिजोल्व NaCl. NaCl डिजोल्व वाटर में होता है. फिर वो वाटर को आप फ्रीज कर सकते हो. सोचो इस चीज़ को. अच्छा क्वेश्चन है. हाँ, आपने डिसोसिएट पूछा है, बट ठीक है, अपन पहले डिजोल्व की बात कर लेते हैं, फिर मैं डिसोसिएट पे कमेंट करता हूँ. ठीक है. तो पहले ये सोचो कि ये जो आइस का पानी में डिजोल्व होना या फिर आइस का पानी में डिसोसिएट होना, ये क्या है? ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, क्योंकि वो चीज़ हम रिवर्सिबल कंसिडर नहीं करते, वो चीज़ रिवर्सिबल है. आइस को फिर से रीगेन किया जा सकता है. मिक्सचर बनाया आइस को डिसॉल्व करके, वाटर को इवोपरेट करा दो, डिस्टिलेशन करवा दो, बॉइलिंग करवा दो और चीज़ों को सेपरेट कर देते हैं. 9th क्लास में सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, सेपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस आप लोगों ने पढ़ा है. अब क्वेश्चन पे आते हैं कि सर आइस में वो NaCl डिसोसिएट होगा क्या? तो ऐसा सोचो कि अगर आपके पास आइस है, लाइक प्रॉपर आइस, उस पर नमक रख दिया
तो वो नमक वहाँ पे डिसॉल्व नहीं, डिसोसिएट नहीं होगा, लेकिन वहाँ का अगर आइस थोड़ा सा मेल्ट हो चुका है तो उसमें डिसोसिएट हो जाएगा, उसमें पहले डिसॉल्व होगा और फिर डिसोसिएट होगा। तो एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, पहले चीज़ें डिसॉल्व होती है, मतलब अपन इसको ऐसा लिखते हैं, पहले 1 नंबर में चीज़ें डिसॉल्व होंगी और फिर सेकंड स्टेप में वो चीज़ें डिसोसिएट होती है। और डिसोसिएट जब होती है तो अपन उसको क्या लिखते हैं, वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं चीज़ों को तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, AQ लिखते हैं। AQ स्टैंड्स फॉर एक्वस। तो एक्वस का मतलब वहाँ पे लिक्विड वाटर की ही बात करते हैं। हाँ, लिक्विड वाटर में आइस को डिसॉल्व किया, डिसोसिएट कर दिया, फिर फ्रिज में रख दिया तो उसका बर्फ बन जाएगा, लेकिन बर्फ में NaCl डिसॉल्व नहीं करवा सकते। और अगर NaCl वहाँ डिसॉल्व हो भी रहा है तो उतने रीजन का बर्फ लिक्विफाई हो गया, पानी बन गया और फिर वो चीज़ डिसॉल्व हो गई। ठीक है, सो आई होप जिनका डाउट था मैं क्लियर कर पाया। और हाँ, यस सर भी लिख दिया उन्होंने, वेरी गुड। प्लीज़ हाथ मत उठाओ। प्लीज़ यूज़ लाइट फंड्स टू राइट बिकॉज इट्स नॉट विजिबल। ओके श्योर, लाइट फंड्स लेना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट डाउट पे आते हैं सर। हाँ सर, you earlier told that you would later explain about melting point of ice after salt is sprinkled on it। बहुत बढ़िया यार, ये भूल गया था मैं, आपने रिमाइंड करवा दिया। आमिर अहमद, थैंक यू आमिर। तो याद करो हम लोग कुल्फ़ी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें डिस्कशन में हम इस पॉइंट पे आए थे कि बर्फ़ में नमक क्यों डालते हैं। अगर नमक डालेंगे तो बर्फ़ तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, राइट। तो उसका रीज़न मैं ढूंढ के लाया हूँ। हम बर्फ़ में नमक डालते हैं, ये सही बात है, ये सत्य वचन है कि बर्फ़ के ऊपर नमक डालते हैं जिससे कि वो चीज़ ज़्यादा देर तक ठंडी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि अगर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस कम हो गया तो कम हो गया मतलब वो चीज़ ठंडी हो रही है कम टेम्परेचर पे, मतलब वो चीज़ सॉलिडिफाई हो रही है कम टेम्परेचर पे। तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ ज़्यादा देर तक ठंडी रहे। तो ज़्यादा देर तक ठंडी कैसे रखेंगे उस चीज़ को, मतलब इमेजिन करो कि बर्फ़ है और बर्फ़ के कांटेक्ट में एक कंटेनर है जिसमें आइसक्रीम फ्रीज करना है। तो आइसक्रीम अगर हम जल्दी फ्रीज करना चाहते हैं तो आजू बाजू के बर्फ़ में नमक रखेंगे जिससे वो नमक जो है, वो नमक आइस को तो जल्दी मेल्ट करवा देगा, ये बात बराबर है, लेकिन वो नमक की वजह से आइस ज़्यादा ठंडा रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, तो वो जो आइस है वो आइस का टेम्परेचर कम है, तो उसकी वजह से जो आइसक्रीम है वो जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये आमिर अहमद ने डाउट पूछा था और आमिर से बात कर ही लेते हैं अभी। आमिर प्लीज़ अनम्यूट। सर समझे नहीं आपने जो बताया तो। ठीक है आमिर, आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आपको ये समझ में आया क्या कि फ्रीजर में से आइसक्रीम जमा के बर्फ़ के कांटेक्ट में नहीं लाते, बर्फ़ के अंदर रबड़ी डालते और वहीं पे उसको सॉलिडिफाई होने देते। ये चीज़ समझी आपको मैंने जो अभी बोला। हाँ ये समझी। हाँ, तो अगर हमें कुल्फ़ी जमानी है और हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी का फ्रिज नहीं है तो अगर बर्फ़ ज़्यादा ठंडा वाला रहेगा, मतलब -10 वाला बर्फ़ है और -5 वाला बर्फ़ है, तो कौन सा बर्फ़ आपके लिए प्रिफरेबल है, कौन से इसमें आइसक्रीम जल्दी जमेगा? -10 वाला। वेरी गुड। तो अगर मैं बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट ही कम कर दूं तो बर्फ़ तो मेल्ट हो रहा है, तो वो पहले बर्फ़ 0 डिग्री पे मेल्ट हो रहा था, नमक डालने के वजह से वो -3 पे मेल्ट हो रहा है, मतलब बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। मतलब नमक की वजह से वो जो आजू बाजू का, मटके के आजू बाजू का जो बर्फ़ था उसका टेम्परेचर अब कम हो चुका है। मेल्टिंग टेक्स प्लेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, मानते हो आमिर? हाँ बराबर है। और अगर नमक डाल देंगे तो नाउ द न्यू मेल्टिंग पॉइंट विल बी -2, बराबर है। ये भी बराबर है। अब किसी चीज को अगर सॉलिडिफाई करना है, आइसक्रीम को जमाना है, तो 0 वाले पे आइसक्रीम जल्दी जमेगा कि -2 वाले पे आइसक्रीम जल्दी जमेगा? -2 वाले पे जल्दी जमेगा।
इसीलिए तो नमक डाला, नमक डालने से आइस मेल्ट जल्दी हो गया, लेकिन आइस जल्दी मेल्ट हो गया तो उसने आजू बाजू की चीज को जल्दी ठंडा कर दिया। समझा क्या आमिर? हाँ सर, समझ गया, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड आमिर, बहुत सही। बहुत बहुत दिन से डाउट था मेरे को। बहुत दिन से डाउट था, हाँ आपने पूछा भी था और मैं भूल भी गया था एक्सप्लेन करना, बट जिस दिन आपने डाउट पूछा था उसी दिन मैं ढूंढ के आया था। और एक फील गुड फैक्टर मुझे भी डेवलप हुआ था। तो जो कुल्फी वाले भैया घूमते थे या अभी भी समर वगैरह में घूमेंगे, तो उनके पास में ये बोलना, मतलब पहले मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने ऐसा बोला था कि आइसक्रीम को रखने के लिए बर्फ के कंटेनर में रखते हैं, लेकिन हमें आइसक्रीम को नहीं रखना है, आइसक्रीम को हमें बर्फ के कंटेनर में बनाना है। वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि जो रबड़ी जैसी चीज़ है वो सॉलिडिफाई हो जाए, तो इसलिए बर्फ के कंटेनर में रखा। और अगर वो बर्फ कम टेम्परेचर पे मेल्ट होएगा तो आजू बाजू वाली चीज़ को जल्दी ठंडा करेगा, ज़्यादा समय तक ठंडा रख पाएगा। ठीक है, सो दिस वॉज अ गुड थिंग, इट वॉज अ वेरी गुड डिस्कशन। जनता डाउट पूछ रही है व्हाट्सएप पे, बहुत बढ़िया। आमिर आप हाथ नीचे कर सकते हैं। ठीक है, प्रथमेश राठौड़ पूछ रहे हैं, when we put salt on ice and place one more ice on it then it sticks, why this happens? तो ऐसा है कि salt on ice रख के उसके ऊपर और एक आइस रखेंगे तो ही स्टिक होगा, ऐसा नहीं है। दो आइस के टुकड़े रख देंगे तो भी वो चीज़ स्टिक हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, अभी सब लोग ध्यान से सुनेंगे, पहले तो क्वेश्चन समझो। दो आइस के ब्लॉक्स है, उसको कांटेक्ट में रखा, और दोनों आइस के ब्लॉक्स को कांटेक्ट में रखा तो वो कभी कभी चिपक जाते हैं, अगर ऐसे दबा के रखेंगे ना तो वो चिपक जाते हैं। तो होता क्या है कि जो पार्ट्स ऑफ द आइस है, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इमेजिन करो कि ये दो आइस के ब्लॉक्स है, ये कांटेक्ट सरफेस है। अब होता क्या है, कांटेक्ट सरफेस का आइस मेल्ट होना चालू होता है, हल्का सा वहां पे पतला सा एक पानी का लेयर इमेजिन करो, कांटेक्ट सरफेस का आइस मेल्ट हो गया। अब क्योंकि आजू बाजू में वाटर प्रेजेंट है, सॉरी आजू बाजू में आइस प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से वो जो मेल्टेड वाटर है वो फिर से फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से वो दोनों चीजें चिपक जाती है। सो आइस कैन स्टिक टू ईच अदर, ये आप करके भी देख सकते हैं। फ्रीजर में से आइस निकालना, दो अलग अलग ब्लॉक्स, दो अलग अलग आइस क्यूब निकालना और उसको थोड़ा फोर्स लगा के पकड़ के रखना, और थोड़ी देर बाद उसको छोड़ देंगे, बहुत देर नहीं, लाइक 1-2 मिनट के बाद छोड़ देंगे, तो ऐसा होगा कि वो दोनों आइस के ब्लॉक्स एक दूसरे को चिपक गए। क्यों चिपके? बिकॉज जो बाउंड्री थी उस बाउंड्री का आइस हल्का सा मेल्ट हुआ, लिक्विड वाटर कांटेक्ट में आ गया, और फिर एकदम से वो फिर से सॉलिडिफाई हो गया, एकदम से वो फिर से फ्रीज हो गया। क्यों फ्रीज हुआ? क्योंकि आपने उसको दबा के रखा था, तो वो जो न्यूली फॉर्म्ड लिक्विड वाटर था वो बर्फ के कांटेक्ट में होने की वजह से थोड़ा सा फ्रीज हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, एंड बिकॉज ऑफ विच आइस के ब्लॉक्स स्टिक हो जाते हैं। तो नमक के साथ तो होते ही है, लेकिन बिना नमक के भी वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, हाँ तो अगला डाउट आते हैं अपन अभी, सर कटिंग ऑफ पेपर इज फिजिकल चेंज बट देर आर नो कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इट। हाँ तो ये वही मैं चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो कंडीशन है ये जेनेरिक है, कटिंग ऑफ पेपर के लिए भी कंडीशन रिक्वायर्ड है ना, आपको सीजर चाहिए या सीजर नहीं चाहिए तो मैकेनिकल फोर्स चाहिए, है ना। कटिंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज क्यों नहीं है, ये अच्छा सवाल होगा। तो कटिंग ऑफ पेपर में क्या होता है कि पेपर कट हो गया, लेकिन सर फिर आपने बोला ना वो रिवर्सिबिलिटी इरिवर्सिबिलिटी वाली चीज़, एक बार पेपर कट हो गया तो फिर वो वापस से जोड़ थोड़ी सकते हो उसको, तो फिर वो तो चीज़ केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। पेपर का फॉर्मेट वही रहा, पेपर का कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, इसीलिए उसको अपन फिजिकल चेंज कंसिडर करेंगे। हाँ कंपोजिशन सेम है, इसीलिए तो वो फिजिकल चीज़ है। कटिंग ऑफ पेपर इज फिजिकल चेंज बिकॉज द कंपोजिशन इज द सेम, कंपोजिशन सेम है क्योंकि कटिंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज है। ठीक है, हर्षवर्धन मूले का डाउट चल रहा है ये। ओके थैंक यू सर, लिख दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया। हाँ और एक अपन डाउट लेंगे फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। वाई डू स्टेट्स ऑफ मैटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन केमिकल रिएक्शन? हाँ स्टेट्स ऑफ मैटर केमिकल रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करते हैं, तो ये चीज़ भी अपन अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं एंड वी विल डिस्कस दिस। आई थिंक वो नेक्स्ट स्लाइड में ही लिखा है मैंने वो पॉइंट, नहीं वो वाला पॉइंट डिस्कस करने के लिए मैं ये स्लाइड पे आता हूँ, फिर अपन सेकंड स्लाइड पे जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंटर्स है
ये पॉइंटर्स हमें बताते हैं कि CR केमिकल रिएक्शन कैसे हुई। CR मतलब केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई ये बताने के लिए कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट इज चेंजेस इन स्टेट या चेंजेस इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस या फिर चेंज इन टेम्परेचर। अगर कलर में कुछ चेंज दिखाई दे या कोई स्टेट में चेंज दिखाई दे, स्टेट मतलब वहां पे सॉलिड लिक्विड गैस की बात हो रही है, सॉलिड लिक्विड गैस है ना, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। सो चेंजेस इन स्टेट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड लिक्विड और गैस। चेंजेस इन कलर, रिएक्शन होने के बाद कलर चेंज हो गया, जैसे आयरन का कलर ग्रेइश है, रस्टिंग के बाद वो रेडिश हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस या फिर चेंज इन टेम्परेचर। सो ये सारे पॉइंटर्स है जिससे हमें पता चलता है केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई। दिस लिस्ट इज नॉन एग्जॉस्टिव। नॉन एग्जॉस्टिव का मतलब देयर आर अदर पॉइंटर्स बियॉन्ड दिस। नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट मतलब हो गया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, फुल एंड फाइनल लिस्ट है। तो ये वाली लिस्ट कैसी है, ये वाली लिस्ट नॉन एग्जॉस्टिव है। ओके, ऑल और सम ऑफ द अबव चेंजेस मे बी ऑब्जर्व्ड। ये ऊपर जितने चेंजेस है वो सारे भी दिख सकते हैं एक साथ, या फिर उसमें से कुछ चेंजेस दिख सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है ये चारों में से एक भी चेंज ना दिखे फिर भी केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, फिर एक और, अब एक कॉमन सेंस वाली चीज़, सर हमें कैसे पता चलेगा केमिकल चेंज है या नहीं? आप तो इतनी वेग वाली बातें कर रहे हो, एकदम ही आपने जेनेरिक वाली बातें कर दी। तो अगर उस चीज़ को अपन रिएक्शन के टर्म्स में लिख सकते हैं तो वो चीज़, तो वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, मतलब रिएक्शन के टर्म्स में, मतलब जैसे NaCl प्लस HCl, NaCl प्लस HCl कुछ नहीं होता, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। तो अगर अपन केमिकल उसकी रिएक्शन उसकी बना सकते हैं, इफ़ वी कैन क्रिएट अ केमिकल रिएक्शन आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, लिख सकते हैं LHS और RHS वाली चीज़, तो ही हम उसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, सो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस या फिर चेंज इन टेम्परेचर, ये चारों भी हो सकते हैं। ये चारों में से कोई एक भी हो सकते हैं, चारों में से दो भी हो सकते हैं, चारों में से तीनों भी हो सकते हैं, ये चारों ही नहीं होंगे, इसके अलावा और कोई दूसरा पॉइंटर होगा। ठीक है, बट कुछ मेथड्स होती है जिससे हमें पता चलता है वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड स्लाइड। नाउ आई विल गो टू द सेकेंड स्लाइड। अब अपन एक स्लाइड पीछे जाएंगे और अब अपन केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन। दिस डेफिनेशन इज टेकन फ्रॉम स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक से ये डेफिनेशन उठाई गई है, तो आप लोग इसको लर्न करेंगे। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, देखो प्रोसेस है ये, इन विच सम सब्सटेंसेस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंसेस बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस बोलना जरूरी है। न्यू सब्सटेंस बोला मतलब कंपोजिशन चेंज हो गया। कटिंग ऑफ पेपर में कंपोजिशन मेंटेन रह रहा था, इसीलिए कटिंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज था। जिस चीज़ में कंपोजिशन चेंज हो जाए उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। कंपोजिशन चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। यही पॉइंट कल वाली क्लास में भी डिस्कस हुआ था, किसी ने पूछा था सर वो वाटर में भी तो ऑक्सीजन है, तो वाटर का जो ऑक्सीजन है वो अब ऑक्सीजन जैसा नहीं रहा, वो चीज़ अब वाटर बन चुका है। ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, हाइड्रोजन बर्न्स इटसेल्फ, बट वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। तो वाटर में जो ऑक्सीजन है अब वो ऑक्सीजन की ओरिजिनल प्रॉपर्टीज नहीं दिखा रहा है, वो कुछ नई प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, एंड वो जो नई प्रॉपर्टीज दिखा रहा है उसकी वजह से वो नया सब्सटेंस बन चुका है, एंड देयरफॉर अ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू हैव हैपेंड। ठीक है, अभी प्लीज व्हाट्सएप पे डाउट्स मत लिखो, बहुत सारे डाउट जमा हो गए वहां पे, मैं रिप्लाई करूंगा उनको। ठीक है, व्हाट्सएप पे डाउट लिखने बोला तो अभी एक नया प्रॉब्लम आ गया है, जनता डाउट पे डाउट पूछे जा रही है। सारे डाउट्स का आंसर मिलेगा, थोड़ा ठंड रखो। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन समझ लो। एक नया सब्सटेंस बनता है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए सब्सटेंस में नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। पुराने सब्सटेंस के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड्स बनेंगे और नया सब्सटेंस बनेगा, तभी उस चीज़ को केमिकल रिएक्शन बोलना, नहीं तो उसको केमिकल रिएक्शन मत बोलना। जो पॉइंटर्स थे इससे पहले, जो जेनेरिक आइडिया अपन ने डिस्कस किया वो सब ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है,
बट कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है पुराने बॉन्ड ब्रेक करना, नए बॉन्ड्स फॉर्म करना, और नए बॉन्ड्स फॉर्म करने के बाद नया सब्सटेंस फॉर्म करना। नहीं तो आप क्या बोलोगे, सर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लेते, उसका बॉन्ड ब्रेक करते, फिर से वही बॉन्ड बना लेते, केमिकल रिएक्शन हुआ क्या? सो नहीं, वो केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। आप उसको वापस T इज इक्वल टू 0 पे ले गए, सर्कल घुमा के वापस ले आए ओरिजिनल पोजीशन पे। नए बॉन्ड्स फॉर्म करने के बाद नया सब्सटेंस बनाना जरूरी है, bond breaking and are transformed into a new substance. So this is the first point. Second point, the substances taking part in chemical reaction are called reactants, whereas the substances formed as a result of chemical reactions are called products. हाँ, ये टाइम पास पॉइंट है, आपको पता होगा। लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज को रिएक्टेंट बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पता होगा सबको, इस पे मैं इतना स्ट्रेस नहीं देता हूँ अभी। राइट साइड वाली चीज को प्रोडक्ट बोलते हैं और इसको रिएक्शन एरो बोलते हैं, ठीक है? तो इसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल दिया है वहां पे, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय कंबशन ऑफ कोल इन एयर इज केमिकल रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन कोल, कोल मतलब कार्बन, उसकी रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ में, और फिर ये कार्बन जो है वो और ऑक्सीजन मिला के ये दोनों चीजें जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है वो क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स है और राइट हैंड साइड में अपन प्रोडक्ट लिखेंगे CO2। ठीक है, सो C प्लस O2 गिव CO2। ये केमिकल रिएक्शन लिखती। R मतलब रिएक्टेंट्स, P मतलब प्रोडक्ट्स। ये R रिएक्टेंट्स है, ये P प्रोडक्ट्स है। अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। बहुत बढ़िया, यहीं पे मैंने केमिकल इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, सो this is the chemical equation, C plus O2 gives CO2, and this is a chemical reaction in which carbon and oxygen are reacting to form carbon dioxide. Okay, so these are the 3 points, these are 3 important points. Statements NCERT textbook से ही उठाए, sorry, these statements are from state board textbook, so you can remember those. Okay, so next, so ये भी हमने discuss कर लिया. So far we have discussed, this is the first slide, this is the second slide which we discussed just now, this is the third slide. ठीक है, अब ये केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल, aqueous solution of copper sulfate plus zinc dust gives aqueous solution of zinc sulfate plus copper. ये जो 1 नंबर की रिएक्शन है ये क्या है? दिस इज वर्ड इक्वेशन, एंड उसको अगर अपन मॉलिक्यूल्स के साथ लिख दे तो इट विल बी कॉल्ड एज कंडेंस्ड फॉर्म और द केमिकल रिएक्शन। कंडेंस्ड फॉर्म बोल सकते हैं या फिर केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। सो दिस कॉपर सल्फेट इज CuSO4, जिंक डस्ट मतलब जिंक मेटल है तो जिंक डस्ट जिंक है, कॉपर सल्फेट CuSO4 है, ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट ZnSO4 है, और ये कॉपर यहाँ पे बन गया, ठीक है। और थर्ड वाली चीज ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। तो वर्ड इक्वेशन को कंडेंस फॉर्म में अपन ने रिप्लेस कर दिया। एंड स्टेट्स फेज ऑफ द सब्सटेंस कैन बी मेंशन। फेज मतलब वही, स्टेट बोलो या फेज बोलो एक ही बात है। आइदर वी कैन टॉक अबाउट सॉलिड और वी कैन टॉक अबाउट लिक्विड और वी कैन टॉक अबाउट गैसेस, ठीक है। और इसके अलावा और एक चीज अपन लिखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, एक्वस लिखते हैं, AQ, इट मीन्स एक्वस, वाटर में सॉल्यूशन बनाया गया है। ओके, ठीक है। सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज द वर्ड इक्वेशन। जो चीज का केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं उसी चीज को केमिकल चेंज बोलना, और ऐसी चीज जिसमें बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं और नया प्रोडक्ट बनता है, उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड and the old bonds are broken. That is called as a chemical reaction. Okay, ठीक है। So
अब अपन देखते हैं आगे क्या है। आगे और एक एग्जांपल है। दिस एग्जांपल इज फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये बैलेंसिंग अपन नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे, बट आपको पता होगा इसको बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे इधर 2 ऑक्सीजन है ना। नेक्स्ट टर्न पे डिटेल में पढ़ाएंगे बैलेंसिंग, डोंट वरी, बैलेंसिंग विल बी टॉट इन डिटेल। बट ऐसी थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, ये 2 था इसलिए इसके 2 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ 2 लिखा, और फिर इधर 2 mg हो गया इसलिए यहाँ पे 2 mg लिख दिया। सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंसिंग हम नेक्स्ट टर्न पे अच्छे से विस्तार में डिटेल में पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है अभी। प्लीज डू नॉट वरी, बैलेंसिंग विल बी टॉट इन द नेक्स्ट टर्न। सो दिस इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ओके, सो पिछले वाले स्लाइड में हमने सिर्फ रिएक्शन देखे और ये इक्वेशन लिखने का तरीका देखा। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट लिखते हैं, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखते हैं। रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट्स, बराबर। अब यहाँ पे लगाते हैं ऐसा डेल्टा। कभी कभी ऐसा देखा होगा आपने, इसको बोलते हैं डेल्टा। ये रिप्रेजेंट करता है हीट को। ठीक है, हीट एनर्जी अगर देनी पड़ रही है किसी रिएक्शन में तो वो हीट ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फिर दूसरी और कौन सी चीज़ लिखते हैं अपन ऐसे एरो पे। कुछ कुछ रिएक्शंस में आपने एरो पे ऐसा H और न्यू लिखा हुआ देखा होगा। ग्रीक लैटिन अल्फ़ाबेट होते हैं ये, H न्यू। ठीक है, वो लाइट को रिप्रेजेंट करता है। कुछ कुछ रिएक्शन में आप लोगों ने ऐसा एरो पे सनलाइट लिखा हुआ देखा होगा। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कंडीशंस। ठीक है, ये जो भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन टू टेक प्लेस। उस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए कभी कभी हीट लगेगा, किसी रिएक्शन में लाइट लगेगा, किसी रिएक्शन में सनलाइट यूज़ करना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें, जो भी कंडीशन है, वो कंडीशन हम एरो के ऊपर लिखते हैं या तो नीचे लिखते हैं। जनरली हीट नीचे लिखी जाती है। ठीक है, फिर राइट साइड में जब प्रोडक्ट बनता है ना, लेफ्ट साइड में अपन क्या लिखते हैं, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखते हैं, और राइट साइड में हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स। सो प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। तो प्रोडक्ट्स में अगर गैशियस प्रोडक्ट है तो उसके लिए ऐसा एरो लिखते हैं। ठीक है, ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं। अब वो ब्रैकेट में एरो तो शायद कीबोर्ड पे नहीं होता है, तो ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं और उसमें अपन ऐसा एरो लिखते हैं। दिस मीन्स, एरो का मतलब होता है इवॉल्व्ड, लिबरेटेड। इवॉल्व हुआ, वो चीज़ रिलीज हो गई या फिर वो चीज़ लिबरेट हो गई। ओके, सो दिस थिंग इज रिटन फॉर लिबरेटेड, इवॉल्व्ड या रिलीज इज रिटन फॉर गैसेस। ओके, फिर जो चीज़ें नीचे सेटल डाउन हो जाती है उसके लिए ऐसा नीचे का एरो लिखते हैं। सो डाउन साइड एरो इज रिटन फॉर थिंग्स विच आर सेटलिंग डाउन, एंड अपसाइड एरो इज रिटन फॉर द थिंग्स विच आर इवॉल्विंग, सेटल्स डाउन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट। दिस थिंग इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट मतलब जैसे सॉल्यूशन हो रहा है, कोई रिएक्शन है, किसी कंटेनर में रिएक्शन हो रही है और कोई सॉलिड प्रोडक्ट नीचे जमा हो गया, कंटेनर के नीचे सॉलिड प्रोडक्ट जमा हो गया, इकट्ठा हो गया, तो उस चीज़ को बोलते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। इट सेटल्स डाउन। तो अभी इस वाले स्लाइड में हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि कंडीशंस क्या क्या होती है। हीट एक कंडीशन हो सकती है, सनलाइट एक कंडीशन हो सकती है, लाइट, नॉर्मल ट्यूबलाइट का लाइट या यूवी रेडिएशन वो वाली एक कंडीशन हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी एक कंडीशन हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें हम एरो पे लिखते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में अगर कोई चीज़ बनी और वो गैस बनी तो इवॉल्व ऐसा लिखते हैं, और अगर वो चीज़ सॉलिड नीचे सेटल डाउन हो रहा है सॉल्यूशन जैसा, दैट सॉलिड इज बीइंग डिपॉजिटेड एट द surface, at the base of the container. If solid is being deposited at the base of the container, बेस ऑफ द कंटेनर में अगर सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है तो उस चीज़ को बोलते हैं सेटल्स डाउन, मतलब पीपीटी फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट, उसको प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन ऐसा बोलते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग अपन नेक्स्ट टर्न पे देखने वाले हैं।
लेफ्ट साइड में लिखते हैं रिएक्टेंट्स और राइट साइड में हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स. ओके, सो आई विल डिलीट दिस एंड वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से पहले मैं डाउट्स डिस्कस करूंगा. सो आई विल टेक अप योर डिफिकल्टीज. सो गिव मी सम 2 minutes टू रीड द डाउट्स विच आर देयर ऑन द व्हाट्सएप. हाँ, तो किसी ने पूछा है कि सर इवोपोरेशन में फिजिकल चेंज होता है फिर भी, सर इवोपोरेशन में स्टेट चेंज होता है फिर भी वो फिजिकल चेंज क्यों है? तो फिर मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि वो जो पॉइंट्स बोले थे, चेंज ऑफ स्टेट इज अकम्पनीड विथ केमिकल चेंज. इट डज नॉट मीन दैट इट विल नॉट बी प्रेजेंट विथ फिजिकल चेंज. बराबर है? जैसे मैं दिन में खाना खाता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है मैं रात में खाना नहीं खाता हूँ. मैंने सिर्फ दिन के बारे में बात की है. अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ कि दिन में खाना खाता हूँ और रात में खाना नहीं खाता हूँ, तभी आप लोग समझेंगे कि रात में मैं खाना नहीं खाता हूँ. बराबर? तो इवोपोरेशन में इवोपोरेशन में जो स्टेट चेंज होता है तो होने दो. वो फिजिकल चेंज है क्या? हाँ है. बॉइलिंग में भी फिजिकल चेंज होता है. ठीक है यार, ये प्लीज़ आप लोग ना खुद के नाम मत चेंज किया करो यार. प्लीज़ डू नॉट चेंज योर नेम्स ऑन दिस ग्रुप. जूम मीटिंग पे खुद का नाम चेंज ना करे प्लीज़. जो भी कम्युनिकेट करना है व्हाट्सएप पे किया करो और क्लास के बाद किया करो. 8 PM के बाद, 8:30 के बाद आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं. ओके, सो फिजिकल चेंज है. येस, इवापोरेशन इज अ फिजिकल चेंज. इवापोरेशन में स्टेट चेंज होता है. येस, इवापोरेशन में स्टेट चेंज होता है. स्टेट चेंज इज पॉसिबल फॉर फिजिकल चेंजेस. देर इज नो प्रॉब्लम विद दिस. कुछ तो केमिकल रिएक्शंस भी ऐसी होती है जिसमें स्टेट चेंज नहीं होता है. ठीक है, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल. H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl. बराबर? H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl. अब इसमें देखो ना, लेफ्ट साइड में भी गैसियस रिएक्टेंट्स है, राइट साइड में भी गैसियस प्रोडक्ट्स है. तो इसमें हम लिख सकते हैं इवन दो केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग स्टिल state change is not observed. So this is perfectly fine. वो जो पॉइंट्स थे वो सिर्फ पॉइंटर्स थे. ठीक है, जनरली ऐसा होता है बट हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं थे. ठीक है, तो जिनका डाउट था वो बाद में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं अगर समझ में आ गया होगा तो. आई विल मूव टू द नेक्स्ट डिफिकल्टी. हाँ, वेरी गुड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन? मुझे ये डिस्कस करना था बट अच्छा हुआ आपने पूछ लिया. मैं वेट ही कर रहा था कोई पूछे. केमिकल रिएक्शन मतलब जिसको हम मॉलिक्यूल्स के, कंपाउंड्स के, एलिमेंट्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. हम स्टडी केमिकल रिएक्शंस करते हैं. ठीक है, अपन बोर्ड पे लिख देते हैं ये. ठीक है, ये जो स्टूडेंट बोल रहे थे कलर में प्रॉब्लम आ रहा है, आई होप ब्लू कलर में प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा. केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन और केमिकल चेंज, ये तीन चीज़ों के बारे में मैं डिफरेंस बताना चाहता हूँ. जनता ध्यान देगी. अभी केमिकल चेंज क्या होता है? कोई भी प्रोसेस जिसमें वो ऑब्जर्वेबल फिनोमिना आ गए तो उसको बोलेंगे केमिकल चेंज. नाउ दिस केमिकल चेंज कैन बी और कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, चाय का बनना, गैस पे दूध लिया, पानी लिया, चाय पत्ती ली, शक्कर लिया, उसको मिक्स किया, टेम्परेचर प्रोवाइड किया, वो एक केमिकल चेंज है. चाय से दूध, शक्कर, चाय पत्ती सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन चाय बनाने का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है हमारे पास में. सो अंडरस्टैंड दैट केमिकल चेंज मतलब एक अलग कंसेप्ट है और रिएक्शन मतलब जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और इक्वेशन मतलब जो रिप्रेजेंट करने के बाद जो बना उसको इक्वेशन बोलते हैं. तो जैसे Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ये है केमिकल इक्वेशन. और केमिकल रिएक्शन मतलब जैसे इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन. अब ये भी केमिकल रिएक्शन ही है
लेकिन ये इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखी है। तो अपन स्टेटमेंट लिखते हैं केमिकल रिएक्शंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफिकल्टी। ठीक है, ये आइस और सॉल्ट वाला फिर से डिस्कशन आ गया, तो आई विल नॉट गो इनटू दैट डिस्कशन राइट नाउ, सॉरी, अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। हाँ सर, while making भेल all the constituents are mixed, so the product formed is chemical change और physical। तो इसमें physical change बोलेंगे अपन। ठीक है, क्रिएशन फॉर्मेशन ऑफ भेल इज अ फिजिकल चेंज, फॉर्मेशन ऑफ टी इज अ केमिकल चेंज। हाँ, लेकिन अगर भेल में चटनी डाली और वो चटनी से मुरमुरे या चिवड़ा नरम हो गया तो वो चीज़ केमिकल चेंज ट्रीट करे, उसका केमिकल रिएक्शन नहीं लिख पाएंगे, बट दैट विल बी अ केमिकल चेंज। सूखा भेल बनाना मतलब फिजिकल चेंज, गीला भेल बनाना मतलब केमिकल, सॉरी, सूखा भेल बनाना फिजिकल चेंज और गीला भेल बनाना केमिकल चेंज। ठीक है, हाउ डू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अफेक्ट एनर्जी। हाँ, तो एनर्जी चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस में भी एनर्जी चेंजेस होते हैं और केमिकल चेंजेस में भी एनर्जी चेंजेस आर पॉसिबल। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस रिक्वायर्स एनर्जी, राइट। फॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट आइदर रिक्वायर्स एनर्जी और इट गिव्स आउट एनर्जी। आप लोगों ने नाम सुने होंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, सो यू माइट बी हैविंग आइडिया अबाउट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो फिजिकल चेंजेस में तो, केमिकल चेंजेस में तो एनर्जी चेंजेस होते ही है, बट फिजिकल चेंजेस में भी हो सकते हैं। तो आई एम राइटिंग समथिंग ऑन द स्क्रीन फॉर एवरीवन। केमिकल चेंजेस आर always accompanied by changes in energy. Chemical changes are always accompanied by changes in energy. Physical changes may or may not be accompanied by energy. फिजिकल चेंजेस जो है वो अकम्पनी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट केमिकल चेंजेस में तो हमेशा एनर्जी चेंजेस होता ही है। इन केमिकल चेंजेस देयर इज ऑलवेज अ चेंज ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी दी भी जा सकती है, ली भी जा सकती है। एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड और एनर्जी कैन बी इवॉल्व, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, बट इट विल ऑलवेज बी देयर विथ सम अमाउंट ऑफ चेंजेस इन एनर्जी। ठीक है, फिर नेक्स्ट डाउट है, सर इज सिल्वर टार्निशिंग अ केमिकल और फिजिकल चेंज। तो इट इज अ केमिकल चेंज। इनफैक्ट टार्निशिंग ऑफ सिल्वर तो केमिकल रिएक्शन के टर्म्स में भी अपन लिख सकते हैं। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर इज नथिंग बट करोजन, सिल्वर का रिएक्शन करना। वो अपन ने ग्रे कलर का वेसल भी देखा था, खराब हो गया था वो करोजन की वजह से। तो और एक स्टेटमेंट अपन बना सकते हैं, ऑल केमिकल रिएक्शंस आर केमिकल चेंजेस, बट वी कैनॉट राइट अ केमिकल रिएक्शन फॉर मेनी केमिकल चेंजेस। ठीक है, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि जनता ये वाला पॉइंट खुद के पास लिख ले। प्लीज राइट दिस डाउन विथ यू। All chemical reactions are chemical changes, but we cannot write a chemical reaction for many chemical changes. ठीक है, बहुत सारी केमिकल चेंजेस के लिए हम रिएक्शन नहीं लिख पाएंगे, लेकिन अगर कोई चीज केमिकल रिएक्शन है तो डेफिनेटली वो केमिकल चेंज हुई ही होगी। तो टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, करोजन इज अ एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, देयरफॉर इट इज अ एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। अगले मेजर टेस्ट में इस पर क्वेश्चन डालूंगा मैं, केमिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन पे नेक्स्ट मेजर टेस्ट में डेफिनेटली क्वेश्चन डालूंगा। नहीं डाला तो बता देना सर आपने नहीं डाला था। ठीक है, फिर आगे, सर बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज, एक रिएक्शन होता है, प्रॉपर रिएक्शन होता है, हीट एनर्जी लाइट एनर्जी रिलीज होती है, उसमें नए नए कंपाउंड्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। जिस कंपाउंड से कैंडल बना था वो कंपाउंड अब नए कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया, न्यू न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड।
पुराने बॉन्ड टूट गए और नए बॉन्ड बन गए. सो देयरफॉर बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज. ठीक है सर. बट व्हेन वैक्स मेल्ट्स इट अगेन सॉलिडिफाइड. बहुत बढ़िया. अगर 10 ग्राम की कैंडल है, ये चीज़ आप ट्राई करके देख सकते हैं. कल मस्त दिन रहने का, कल संडे है 20 सितंबर, बहुत बढ़िया. एक कैंडल लेके आने का, उसका वजन नापने का, मेजर द वेट ऑफ द कैंडल एंड देन बर्न इट, कलेक्ट द वैक्स. 10 ग्राम की अगर कैंडल होगी तो 10 ग्राम वैक्स जमा नहीं होगा. वैक्स धीरे धीरे यूज अप होता है. जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है कैंडल में, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है. कैंडल जब जलती है तो सिर्फ उसके अंदर की कपास की बत्ती नहीं जलती, वो कैंडल का वैक्स भी कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में. हीट एनर्जी रिलीज होती है, लाइट एनर्जी भी रिलीज होती है. थोड़ा सा वैक्स मेल्ट हो जाता है और वो नीचे जमा होता है. उस वैक्स का वेट मेजर करना. 10 ग्राम से कम आएगा. शुरुआत की कैंडल 10 ग्राम, बाद में वैक्स का वेट कम आएगा. फिर उस वैक्स में बत्ती लगा के फिर से कैंडल जलाना, वो वैक्स और कम होगा. फिर और बत्ती लगा के जलाना और वो वैक्स कम होगा. धीरे धीरे पूरा वैक्स खत्म हो जाएगा. सोचो, अगर कैंडल का वैक्स खत्म नहीं हो रहा होता तो फिर तो वो लिक्विड वाला वैक्स जमा करके पूरी जिंदगी, जनरेशंस टू जनरेशंस घर में एक ही कैंडल यूज करते, नया कैंडल लाना ही नहीं पड़ता. आई होप जनता को समझ में आ रहा है डिस्कशन क्या चल रहा है. आई अगेन अपोलोजाइज कि जिन स्टूडेंट का ये डाउट था उनसे मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, बट बाकी लोग सुने और इस चीज़ को समझे क्या हो रहा है. मैं तो डाउट पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन बाकी लोगों को शायद क्लिक नहीं हो रहा होगा क्या डिस्कशन चल रहा है. तो मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूँ. सर, इज बर्निंग ऑफ कैंडल अ केमिकल चेंज और अ फिजिकल चेंज? सो बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज, लेकिन उसमें थोड़ा सा वैक्स बच गया, जो मेल्ट हो गया था वो नीचे जमा हो गया, वो फिर से सॉलिडिफाई हो गया. उसको फिर से रीयूज कर सकते. तो 10 ग्राम कैंडल था, इमेजिन करो कि 2 ग्राम वैक्स यूज किया और 8 ग्राम वैक्स मेल्ट हो गया. एक रैंडम एग्जांपल था. तो जो 8 ग्राम वैक्स मेल्ट हुआ वो मेल्टिंग वाला फिजिकल चेंज है. लेकिन 2 ग्राम की जो कैंडल यूज हुई लाइट एनर्जी देने में, हीट एनर्जी देने में, वो तो बर्न हुई ना, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन भी हो गई. So essentially, in a candle, both the changes are taking place. Wax is melting, that is a physical change. But the entire wax is not melting. पूरा का पूरा वैक्स मेल्ट नहीं हो रहा है. 10 ग्राम की कैंडल है तो 1 घंटा चली और फिर भी 10 ग्राम वैक्स मिल गया, ऐसा नहीं है. थोड़ा सा वैक्स यूज अप हुआ, तो जितना वैक्स यूज अप हुआ वहां पे हुई केमिकल रिएक्शन, और जो वैक्स मेल्ट हो गया वहां पे हुई फिजिकल चेंज. फिर वो मेल्ट होने के बाद फिर से सॉलिडिफाई भी हो गया. ठीक है, जिनका डाउट था रिप्लाई करो. जियो नंबर. ओके, यस सर लिख दिया इन्होंने, थैंक यू. व्हाई इज देयर अ नीड टू सेपरेट फिजिकल चेंजेस फ्रॉम केमिकल चेंजेस? पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि कोई पर्टिकुलर प्रोसेस फिजिकल चेंज होता है और कोई पर्टिकुलर प्रोसेस केमिकल चेंज होता है. उसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. पढ़ाई क्यों करते हैं, सब लोग करते करके हम भी करते हैं. तो सेपरेट इसलिए करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए. फिजिकल चेंजेस को अलग से स्टडी करना एंड केमिकल चेंजेस को अलग से स्टडी करना ईजी है, इसलिए केमिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस से अलग है. फिर केमिकल चेंजेस का एक सब पार्ट आता है जिसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. उसके लिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखाया गया है. ये पॉइंट सब लोगों के पास नोटबुक में होना चाहिए. प्लीज राइट दिस डाउन विथ ऑल ऑफ यू. ऑल केमिकल रिएक्शंस आर केमिकल चेंजेस, बट वी कैनॉट राइट अ केमिकल रिएक्शन फॉर मेनी केमिकल चेंजेस. ठीक है. हाँ, इज क्रिस्टलाइजेशन अ केमिकल चेंज? बहुत बढ़िया. किनका डाउट है ये? यू ए देशमुख. आई एम सॉरी, ये आपका नाम है, आपके पेरेंट्स का नाम है, गार्डियंस का नाम है, मुझे नहीं पता. बट इज क्रिस्टलाइजेशन अ केमिकल चेंज? तो ऐसा है कि क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या? अगर आप सॉल्ट के क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे हो, सी वाटर से वाटर इवोपरेट करवा के सॉल्ट जमा किया,
और उस सॉल्ट को क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, तो वो हो जाएगा फिजिकल चेंज। ठीक है, लेकिन हाँ, आयुष आयुष देशमुख, राइट। लेकिन वहां पे अगर जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला कंसेप्ट है तो उसको फिजिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है, तो इस पे थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। अपन डिलीट कर देते बोर्ड पे जो लिखा था। CuSO4 प्लस 5H2O, CuSO4 प्लस 5H2O gives CuSO4 डॉट 5H2O। इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसा डॉट करके लिखते हैं। ये अपन ने Al2O3 में भी देखा था, याद करो, बॉक्साइड था ना, Al2O3 डॉट NH2O। तो दिस इज कॉल्ड एज, अरे यार, दिस इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। CuSO4 on LHS is called CuSO4 है वो Cu फ्लूट्रियोल CuCl, हाँ बराबर है, एनहाइड्रस कैल्शियम कॉपर सल्फेट, NHDROUS, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। On RHS it is blue vitriol, color change takes place, white powder। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये चीज़ अपन ने डिस्कस कर लिया। आयुष का डाउट था, बहुत अच्छा डाउट है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाली बात करेंगे तो वो केमिकल चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर सॉल्ट से वाटर हटा दिया और सॉल्ट जमा कर लिया तो वो चीज़ फिजिकल चेंज है। तो कौन से क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है सर, रिएक्शन और इक्वेशन में डिफरेंस समझाओ ना एक बार और। हाँ, इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन है जिसमें ऐसा एरो आया, ठीक है, जैसे, और अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट लिखूं, वो ऐसे क्वेश्चंस रहते थे ना मैथ्स में, वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते थे, है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे अपन इक्वेशंस में कन्वर्ट करते थे, ऐसा लिखते थे ना, पर्सन ए हैज 10 एप्पल्स, पर्सन बी गिव्स 5 एप्पल्स, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स विद पर्सन ए नाउ इज, तो फिर अपन उसमें ऐसा इक्वेशन बनाते थे 10 + 5। तो वर्ड्स में लिखते हैं, वर्ड्स में लिखते हैं केमिकल रिएक्शन, और इक्वेशन में LHS होता है, RHS होता है, एक एरो होता है, कंडीशंस भी होती है ना। केमिकल रिएक्शन में भी कंडीशंस होती है वैसे देखा जाए तो, बट इक्वेशन में LHS और RHS ऐसा लिखते हैं अपन अलग अलग। ठीक है, और वर्ड्स में अगर लिखा है तो उसको केमिकल रिएक्शन बोलना। ठीक है, हो गया शायद सबका। किसी का डाउट रह गया होगा तो बताऊंगा मैं। Sir, I had a doubt on corrosion, as corroded iron is harmful when it makes us injured. So then is corroded rock also harmful? तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पे, वस ये शायद सिद्धांत के घर वाले, सिद्धांत पास्तापुरे। तो पहली बात तो मैं यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहूँगा कि करोडेड रॉक कुछ नहीं होता, वेदरिंग वाला रॉक होता है, वेदर्ड रॉक। ठीक है, तो वेदरिंग वाले रॉक से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उससे इंजरी नहीं होती है। सिर्फ यही इंजरी हो सकती है कि अगर अपन किसी बड़े पहाड़ के नीचे खड़े हैं और वहाँ वेदर्ड रॉक रोल करके आ गया तो चोट वगैरह लग सकती है। वेदरिंग ऑफ रॉक से सिर्फ रॉक के पीसेस होते हैं, नेचुरल प्रोसेस है। करोडेड आयर अगर बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाए तो वो चीज़ हेल्थ के लिए वगैरह ख़राब हो सकती है। ठीक है, वो लोहे का रॉड गलती से लग गया था, टिटेनस का इंजेक्शन देना पड़ा, तो वो सारी चीज़ें करोडेड रॉड के लिए हार्मफुल है, बराबर। लेकिन करोडेड रॉक जैसा कुछ नहीं होता, देर इज़ नथिंग सच एज करोडेड रॉक। वेदरिंग वाला रॉक होता है, द रॉक विदर्स अवे बोलते हैं, टूट टूट के टूट टूट के टूट टूट के चला गया। ठीक है, हाँ, व्हेन क्रिकेटर्स प्ले विथ लेदर बॉल ड्यूरिंग टेस्ट साइज ऑफ, हाँ, क्रिकेटर लोग जब लेदर के बॉल से खेलते हैं तो उसका साइज चेंज हो जाता है, तो वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो वो केमिकल चेंज है। कोई केमिकल, सॉरी, वो फिजिकल चेंज है, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ वहाँ पे।
लेदर का कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, बहुत बार हैमरिंग हुई ना उसकी, बहुत बार हैमरिंग को अपन मेलेबिलिटी डक्टिलिटी से रिलेट कर सकते हैं। तो मेलेबिलिटी डक्टिलिटी से मेटल नहीं है लेदर का बॉल, समझ रहा है मेरे को ये चीज़, बट मेलेबिलिटी डक्टिलिटी जैसे हैमरिंग करने वाली चीज़ वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस जैसा है। ठीक है, ठीक है, अभी सफिशिएंट है, बहुत डाउट हो गए, अपन अभी लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। आई विल रिप्लाई बैक टू योर डिफिकल्टीज आइदर इन द क्लास और ऑन व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से क्लास में बात करूँ और आप लोग क्लास में रियल टाइम में डाउट पूछे, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट पॉसिबल एटलीस्ट फॉर सम डेज। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं? ये 4 टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अपने बुक्स में भी ये 4 टाइप मेंशन किए गए। इसके अलावा और 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं, तो ये भी हम लोगों को स्टडी करना है। ओके, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा देर आर फर्दर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रेडॉक्स। सर अब ये रेडॉक्स क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन इज व्हेन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हैपेंस साइमल्टेनियसली। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर साथ में हो रहा है तो उसको अपन रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है अपने को पता है। ऑक्सीडेशन में व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। लिख देते हैं यहाँ पे, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा भी और डेफिनेशंस है, वो चीज़ फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। Beyond this there are further definitions, but these will be discussed at a later stage. ओके, जो लोग लिखना चाहते हैं वो लोग लिख सकते हैं। ये एक्सप्लेन कर दिया, ये एक्सप्लेन कर दिया। प्लीज राइट दिस डाउन इफ यू वांट। आई विल टेक अ गैप ऑफ 10 seconds. ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स। ठीक है, लेट अस गो अहेड। ओके, अब हम देखेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बहुत ध्यान से सुने, सिंपल कंसेप्ट है, प्लीज पे अटेंशन। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है व्हेन हीट इज रिलीज फ्रॉम द रिएक्शन। उसमें क्या होता है, उसमें हीट हीट जो होती है वो क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। हीट इज इवॉल्व। तो अगर कोई चीज़ इवॉल्व होती है तो अपन कहाँ लिखते हैं उसको? प्रोडक्ट्स के साथ में लिखते हैं। इट इज रिटन अलॉन्ग विथ प्रोडक्ट्स।
और एंडोथर्मिक में क्या होता है, एंडोथर्मिक में हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, रिएक्शन के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है वो हीट, और इसलिए उसको रिएक्टेंट्स के साथ लिखते हैं, और रिएक्टेंट्स के साथ नहीं लिखा है तो एज अ डेल्टा लिखते हैं एरो के ऊपर, ठीक है। इट इज़ रिटर्न ऑन द एरो, या तो एरो के ऐसा नीचे लिख दो या तो एरो के ऐसा ऊपर लिख दो, एज डेल्टा। ये ट्रायंगल को डेल्टा बोलते हैं। ओके, किसी स्टूडेंट से बात कर लेते हैं, एक बार नेटवर्क चेक करना है मुझे। रोहित ईश्वरकर, कैन यू प्लीज अनम्यूट? रोहित, आर यू कनेक्टेड? यस सर। सर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझा क्या? रोहित, प्लीज अनम्यूट एंड प्लीज बी अनम्यूटेड। यस सर, समझा। ओके, एंड एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक? यस सर। ओके, थैंक यू रोहित, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। ठीक है, सो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक भी हमारा डिस्कस हो गया। हीट, अगर किसी चीज़ को चाहिए, किसी रिएक्शन को हीट की रिक्वायरमेंट है, किसी रिएक्शन को हीट चाहिए तो वहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, डेल्टा लिखते हैं। और एक्सोथर्मिक के केस में व्हेन हीट इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, हीट इज इवॉल्व, सो इट इज रिटर्न विद द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट साइड में हीट लिखी जाती है, ठीक है। तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अपन ले लें, ए प्लस बी गिव्स अ प्रोडक्ट सी, ठीक है। और अगर इसके इसी रिएक्शन में हीट भी रिलीज हो रही है तो अपन वहाँ पे अलग से ऐसा प्लस करके हीट लिखते हैं, मतलब सी के साथ ही लिखते हैं सी प्लस हीट। तो इसको पढ़ते कैसा है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस हीट एनर्जी, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस हीट एनर्जी। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक का कंडीशन। एग्जाम्पल्स अपन देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेंगे, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों के पढ़ा देंगे एग्जाम्पल्स। चलो देख ही लेते हैं यार, लोग डाउट पूछ रहे हैं, एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। ओके, प्लीज वेट। एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल देखें, C4H10 ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन है ना, और उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, एज अ फ्यूल यूज करते हैं अपन उसको। CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी, है ना। तो जो ब्यूटेन है वो कुकिंग गैस के लिए यूज करते हैं, LPG में ब्यूटेन होता है, सुना होगा आप लोगों ने। तो वहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, प्लस हीट एनर्जी ऐसी लिखते हैं अपन, प्रोडक्ट साइड में हीट एनर्जी लिखी गई है, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, C4H10 ब्यूटेन ये रिएक्टेंट है, O2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, CO2 वाटर एंड हीट आर द प्रोडक्ट्स। हाँ ठीक है, अच्छा और एक चीज इसमें, इफ हीट इज इवॉल्व इट इज रिटर्न एज पॉजिटिव, ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है। इट इज रिटर्न एज पॉजिटिव, इफ हीट इज एब्जॉर्ब इट इज रिटर्न एज नेगेटिव। दीज आर द साइन कन्वेंशंस, ठीक है। तो फिर ये इसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको अपन क्या करेंगे, थोड़ी जगह छोड़ के लिखेंगे। यस, वेरी गुड। अब ये यहाँ पे देखो, तो ये जो रिएक्शन है इसको अगर हमें लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, ए प्लस बी गिव्स सी, और ऐसे लास्ट में अलग से जाके लिखते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। अगर डेल्टा एच ऐसा इज इक्वल टू पॉजिटिव लिखा है, सो देन इट इज कंसिडर्ड एज heat is released in a particular reaction. ओके, हीट इज रिलीज तो हम उसको पॉजिटिव ऐसा लिखेंगे।
क्या हो रहा है, नेट प्रॉब्लम आ रहा है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग विल बी सेंड, शेयर कर देंगे रिकॉर्डिंग, प्लीज डोंट वरी। अगला, अब अपन एंडोथर्मिक देखते हैं। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, पी प्लस क्यू लिख लेते हैं अपन। पी प्लस क्यू गिव्स आर, पी प्लस क्यू गिव्स आर, और इसमें ऐसे डेल्टा इसके ऊपर लिखते हैं, एरो के ऊपर लिखो या फिर एरो के नीचे लिखो, कहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। एंड देन इसमें कैसे लिखेंगे, प्लीज सब लोग ट्राई करें इसको। अगर ऐसा डेल्टा पॉजिटिव जैसे लिखा है ना अपन ने यहाँ पे हमने डेल्टा पॉजिटिव लिखा है, तो इसी रिएक्शन के लिए डेल्टा निगेटिव लिखना पड़ेगा एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में। तो वो चीज़ अपन ट्राई करें अभी यहाँ पे। उसके लिए लिखा जाएगा P प्लस क्यू गिव्स R, और एकदम राइट साइड में उसी लाइन में अपन लिखेंगे डेल्टा H इक्वल्स निगेटिव, ठीक है, हो गया ये। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो इसका एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे एरो के ऊपर अपन एच न्यू लिखते हैं, ठीक है। फिर और एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ यहाँ पे इसका। अगर HCl को अपने को कन्वर्ट करना है H2 प्लस Cl2 में, इफ HCl हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू H2 प्लस Cl2, देन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड को हाइड्रोजन और क्लोरीन में सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पर भी लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सो इसको भी अपन एंडोथर्मिक का एग्जांपल कंसीडर करें। सो आई हैव गिवन यू 2 एग्जांपल्स, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक के। 2 एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक एंड 1 एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। फिर एक्सोथर्मिक में कोई भी दूसरा फ्यूल वगैरह अपन ले सकते हैं, जैसे कैंडल वाला एग्जांपल था, या फिर कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कोल को बर्न करते हैं तो हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो C प्लस O2 gives CO2, C plus O2 gives CO2, so this is the answer, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शंस। तो अभी इसके डाउट्स तो नहीं लेंगे अपन आगे बढ़ते हैं, डाउट्स नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। सो आई विल डिलीट दिस एंड वी विल रन थ्रू दीज स्लाइड्स। ये अपन कंटेंट कर लेते हैं आज डिस्कस, नेक्स्ट टर्न पे फिर से पढ़ाएंगे इसको। ओके, सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत ही सिंपल केस है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, LHS में ज़्यादा चीज़ें चाहिए और RHS में कम चीज़ें चाहिए, तो A प्लस बी गिव्स C, ठीक है। नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन रिएक्टेंट्स अगर ग्रेटर देन नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन प्रोडक्ट्स है, तो फिर उसको अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन प्रोडक्ट्स। 3 एग्जांपल से देख लो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स COH होल ट्वाइस, स्लेक लाइम, क्विक लाइम, ठीक है। C प्लस O2 गिव्स CO2, हमने बहुत बार C प्लस O2 वाला रिएक्शन डिस्कस कर लिया। लास्ट टर्न पे भी एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड के रिगार्डिंग अच्छा डिस्कशन हो गया था अपना, आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट डिस्कशन, ओके। देन 2H2 plus O2 gives 2H2O. This is also an example of combination reaction. Carbon, oxygen, CO2, hydrogen, oxygen, H2O, and quicklime wala example. So this is CO2 case, right? Sorry, this is combination case. Next we'll go ahead. Then we have decomposition. आप लोगों को सब examples learn करने हैं। Decomposition में उसका उल्टा हो जाएगा, number of substances in products is less than नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स में जितने, नहीं कुछ गलत हो रहा है, हाँ, नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन प्रोडक्ट्स कम है, नहीं ज़्यादा चाहिए, ओके। नंबर ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ प्रोडक्ट्स इज मोर देन नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन रिएक्टेंट्स, तो उस चीज़ को अपन डिकम्पोजिशन बोलेंगे। यहाँ पे एक सब्सटेंस रिएक्ट करके 2 चीज़ें दे रहा है, देखो यहाँ पर हीट लिखी है,
सो हीट क्या है? हीट इज अ कंडीशन. यहाँ पर सनलाइट मेंशन किया गया है, सनलाइट इज अ कंडीशन. ठीक है, ये एंडोथर्मिक का एग्जांपल. बराबर, किसी ने पूछा था ना भाई एंडोथर्मिक एग्जांपल बताओ, तो ये. सो हीट देंगे लाइमस्टोन को, तभी वो Ca और CO2 में कन्वर्ट होगा. इधर फेरस सल्फेट को भी हीट देंगे तो वो फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. सारे डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक होंगे क्या? नॉट नेसेसरी. एंडोथर्मिक एंड डिकम्पोजिशन अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मिक्स ना करें. So after decomposition we have displacement and double displacement. So these two we will take up in the next class. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी रनिंग अगेन द कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन के बाद डिकम्पोजिशन एंड देन वी विल गो अहेड. सो दीज 4 types of examples will be covered in the next class and these 3 have been covered. तो आप इसका रिविजन कर सकते हैं. So you can revise this and then homework, practice questions of metallurgy. आप लोग मेटलर्जी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें. एक वर्कशीट मिलेगा मेटलर्जी का, आई विल पोस्ट इट बाय टुमारो इवनिंग एंड द सॉल्यूशंस फॉर एंड आंसर्स फॉर दैट वर्कशीट विल बी पोस्टेड आफ्टर 5 days, 5 or 6 days के बाद. सो कल एक वर्कशीट आ जाएगा मेटलर्जी का, प्लीज टॉपिक रिवाइज करें एंड देन यू कैन सॉल्व दैट पर्टिकुलर वर्कशीट. So with this, I will end today's class. I can take 2 doubts now. Okay, I'll just take 2 difficulties from WhatsApp. हाँ, किसी ने पूछा है सर, as we know energy is neither created nor destroyed. So from where does the energy in the reaction come? बहुत बढ़िया. तो क्या होता है कि रिएक्शन में, just give me 1 second, okay? ओके, सो इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन क्या होता है कि जैसे पोटेंशियल एनर्जी नाम की चीज होती है, तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सो दैट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दोज बॉन्ड्स. ओके, एंड देन जब रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं तो वो बॉन्ड्स रीअरेंज होने की वजह से या तो एनर्जी रिलीज होगी या तो एनर्जी का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, दिस इज अ गुड पॉइंट अथर्व पागरुत. ये कंटेंट हम नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे, बट शॉर्ट में इसका आंसर ऐसा है कि जैसे एनर्जी को कंजर्व करते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, सो उसी तरह एक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट होता है. दिस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स. तो जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बॉन्ड्स में कुछ एनर्जी है और उधर राइट साइड में HCl के बॉन्ड में कुछ एनर्जी है. अब अगर राइट साइड में एनर्जी ज़्यादा है लेफ्ट साइड से, तो एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्शन करवाने के लिए. प्रोडक्ट्स में बॉन्ड्स में एनर्जी कम है तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और रिलीज होगी तो अपन उसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे. सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. ठीक है, एंड वी विल स्टॉप द क्लास फॉर नाउ. अच्छा, अथर्व पागरुत रिप्लाई कर रहे हैं, आई विल लाइक टू वेट फॉर हिम टू रिप्लाई. थैंक यू सर, वेरी गुड सर. ठीक है, सो विद दिस आई विल एंड टुडेज क्लास. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड प्लीज एंजॉय योर वीकेंड.